हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से हायर लेवल तक कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर आ चुके हैं। अब इसको देखना कैसे आपको, आप मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और जल्दी ही 5th लेक्चर और पूरी इकोनॉमी आपको लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट कराई जाएगी। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो। क्लियर? देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे साउथ कोरिया मार्शल लॉ। क्या हो गया साउथ कोरिया में? एक पीसफुल कंट्री, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है भाई? ऐसा मार्शल लॉ लग गया है। यहाँ के प्रेसिडेंट का क्या रीजन था मार्शल लॉ लगाने का, और ये इमीडिएटली हट भी क्यों गया मार्शल लॉ? और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे इंडिया में मार्शल लॉ का प्रावधान है कि नहीं है। इंडिया के अंदर, साउथ कोरिया में नहीं, इंडिया के अंदर, और कभी मार्शल लॉ लगा हुआ है हमारे इंडिया में कि नहीं लगा, ये तक बताऊंगा आपको। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे ट्रेड वार बिटवीन यूएसए एंड चाइना। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब बने हैं, मुझे हर लेक्चर में यूएसए की न्यूज कवर करनी पड़ रही है। क्यों कवर करनी पड़ रही है? क्योंकि इनके डिसीजन ऐसे आ रहे हैं कि वो सब रिलीवेंट लग रहे हैं। अब यूएसए कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है ये हम करेंगे, और चाइना से इसका ट्रेड वार क्यों चल रहा है। और आप जानते हो कि चाइना से हमेशा चढ़ी रहती है यूएसए। अब वो क्या रीजन है, ऐसा क्या कर रही है यूएसए जो कि ट्रेड वार स्टार्ट हो चुका है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। क्लियर? देन आफ्टर बैंक अमेंडमेंट बिल। देखो, ये मैंने आपको बताया था, मैं बताऊंगा एक न्यूज आपको, मैंने प्रीवियस न्यूज याद दिलाऊंगा जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट एक बैंक अमेंडमेंट बिल निकालने वाली है और इस सेशन में ही पास करने वाली है। इवन अब पास कर रही है गवर्नमेंट, और इसमें क्या क्या प्रावधान है ये भी बताऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर 25% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल इन लद्दाख। लद्दाख, सोनम वांगचुक, बार बार बोल रहा हूं, सोनम वांगचुक। क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक? और ये ने प्रोटेस्ट क्यों किया था? अब इनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, या फिर लद्दाख के लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिए हैं, ये तक हम जानेंगे। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले साउथ कोरिया मार्शल लॉ। देखो, आप जानते हो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, योन सुक योल। क्या नाम है? योन सुक योल। ये चाइनीज नाम होते हैं एक तरह से, मतलब जो चाइनीज टाइप के लोग होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे बड़े बड़े नाम होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं याद करना। इंडियन नाम नहीं है जो जल्दी याद हो जाता है कि मुकेश, राकेश, ठीक है, या फिर पूजा, सपना, इस तरह के नाम जो याद हो जाते हैं वो अभी नाम नहीं है। ठीक है, ये नाम है योन सुक योल। क्या नाम है? योन सुक योल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इनने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया। साउथ कोरिया में पार्लियामेंट के जरिए एक मार्शल लॉ लगा दिया। अब जैसे ही मार्शल लॉ लगाया तो वहां की जो आर्मी है वो कहाँ गई? पार्लियामेंट में आ गई। और मार्शल लॉ क्या होता है? जब मिलिट्री रूल लग जाता है, जब मिलिट्री रूल लग जाता है, गवर्नमेंट जब मिलिट्री रूल लगा देती है, दैट इज कॉल्ड मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। अब ये क्या है, क्यों लगाया प्रेसिडेंट ने? तो इनका कहना है कि एंटी सोशल और स्टेट एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रही है? एंटी सोशल और स्टेट एक्टिविटी हो रही है साउथ कोरिया के अंदर। किसके अंदर? साउथ कोरिया के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविटी हो रही है। कैसी एंटी स्टेट एक्टिविटी? क्या है? सिंपैथाइजर। इनने बोला कि कई सारे सिंपैथाइजर एक्टिवेट हो रहे हैं, कई सारे सिंपैथाइजर एक्टिवेट हो रहे हैं टूवर्ड, किसके सिंपैथाइज? टूवर्ड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की तरफ कई सारे सिंपैथाइजर जनरेट हो रहे हैं, और ये रीजन नहीं था। अब रीजन इसका क्या था? क्या है? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है साउथ कोरिया की, वो कंट्रोल करी है पार्लियामेंट पर। क्या करी है?
पार्लियामेंट पर कंट्रोल करी है। इवन जो प्रेसिडेंट है इनकी योन सुक योल, इनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उनके भी कई सारे कंजर्वेटिव पार्टी के कई सारे मिनिस्टर अपोजिशन पार्टी के संग मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? अपोजिशन पार्टी के संग मिले हुए हैं और पूरा अपोजिशन इस पार्लियामेंट को, साउथ कोरिया की पार्लियामेंट को कंट्रोल करी हुई है। क्लियर? अब क्या रीजन निकला? अब जैसे ही ये मार्शल लॉ लगाया, कुछ ही देर बाद अपोजिशन ने एक बिल पास कर दिया, इवन मिलके किसके? कंजर्वेटिव पार्टी के मिनिस्टरों से मिलकर। कंजर्वेटिव पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है साउथ कोरिया में, इनके साथ मिलकर एक बिल पास कर दिया और मार्शल लॉ को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? जल्दी ही मार्शल लॉ को खत्म कर दिया वहां पर। इवन वहां पर साउथ कोरिया में खत्म हो गया और जो आर्मी आ गई थी, जो कि मिलिट्री आ गई थी, वो वापस चली गई। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये सब लोग आ गए थे। क्लियर? तो वो वापस चले गए अपने अपने काम पर। क्लियर? काम पर क्या? अपने अपने टेरिटरी में चले गए। क्लियर? टेरिटरी भी नहीं बोल सकते अपन, अपने अपने काम पर ही चले गए। क्लियर? तो वो टेरिटरी तो क्या है कि ठीक है जो भी है। अब क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी और ये अपोजिशन पार्टी में ब्लेम लग रहा है कि कौन किसको कंट्रोल करी हुई है, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि अपोजिशन पार्टी पूरी पार्लियामेंट पर कंट्रोल करके रखी है। क्लियर? ये कारण है। बट क्या है, और एक और काम हो रहा है यहां पर, जो डॉक्टर हैं, जो कि साउथ कोरिया के डॉक्टर हैं, वो क्या है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं कई टाइम से। अब स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है इसने एक बिल निकाला था, वीकेंड से बिल कह सकते हैं, या फिर प्रपोज किया था एक वीकेंड से एक डिसीजन प्रपोज, जो कि डॉक्टर स्कूल है, डॉक्टर कॉलेज है, उनमें सीट एनहांस हो। क्या हो? उसके अंदर सीट एनहांस हो डॉक्टरों की। ये भी एक निकाला था और इसी को देखते हुए डॉक्टर कई सारे स्ट्राइक कर रहे थे। अब अपोजिशन ने उनको समझाया कि आप वापस जाइए अपने काम पर, रिज्यूम करिए काम को, और वो इवन डॉक्टर भी अपने काम पर लग गए हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, क्या हमारे इंडिया में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है रिलेटेड टू द मार्शल लॉ। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 34 इज रिलेटेड टू द मार्शल लॉ। अब क्या है, ये क्या एक्सप्लिसिटली डिफाइन है? नो, इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन, इट इज अ इम्प्लिसिट। इसको इम्प्लिसिट डिफाइन करा गया है। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और पार्लियामेंट में पूरी पावर है कि इंडिया में मार्शल लॉ लग सकता है। बट हमारी किस्मत देखिए कि अभी तक हमारे इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ है। 1947 के बाद से एक बार भी हमारे इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा है। और साउथ कोरिया में ऑलरेडी मार्शल लॉ लग चुका है 1979 में। कब लग चुका है? मार्शल लॉ लगा था पिछली बार 1979 में। अब इसके बाद 2024 में लगा है। बट ये शॉर्ट टर्म का मार्शल लॉ था, इसको इमीडिएटली अपोजिशन पार्टी ने खत्म कर दिया। क्लियर? समझ गए? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है ट्रेड वार बिटवीन यूएसए एंड चाइना। देखो, मैं आपको हर न्यूज में बता रहा हूं, यूएसए की न्यूज हर रोज आ रही है। मैंने आपको ये तक बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट बने हैं 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डिसीजन लिया था कि सबसे पहले टैरिफ लगाया जाएगा 3 कंट्री में। कहां पर? 3 कंट्रियों पर टैरिफ लगाया जाएगा। कौन सा? चाइना, मैक्सिको और कनाडा। इन 3 कंट्रियों पर टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरा डिसीजन लिया कि ब्राजील कंट्रियों पर भी 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 100% टैरिफ लगाया जाएगा इफ दे एडॉप्ट दी अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ दी करेंसी। अल्टरनेटिव करेंसी अगर निकालती है ब्रिक्स, तो उनके ऊपर यूएसए में प्रोडक्ट अगर कोई भी आता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा ब्रिक्स कंट्रियों पर। और ब्रिक्स के मैंने बताया था मेंबर कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई एंड ईरान, ये इसके मेंबर हैं। तो ये सारे मेंबरों पर अगर कोई भी प्रोडक्ट यूएसए में आता है तो उस पर लगेगा 100% टैरिफ। ये डिसीजन लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर वो लोकल करेंसी या फिर अल्टरनेटिव कोई करेंसी निकालते हैं तब ये कंडीशन होगी।
अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का दूसरा डिसीजन भी आ गया। उन्होंने बोला कि जो कंप्यूटर चिप इक्विपमेंट है, कंप्यूटर चिप इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड वी कैन से लार्ज बैंडविड्थ, वी कैन से मेमोरी चिप, ये चाइना की जो यूएसए में इंपोर्ट कर रही है उस पर बैन कर दिया है। यूएसए ने उस पर बैन लगा दिया है। क्या कर दिया है? बैन लगा दिया है। जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड चिप आ रही हैं, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं चाइना से यूएसए के अंदर, उस पर यूएसए ने बैन लगाने का डिसीजन लिया है। अब क्या है, चाइना के संग ये होगा तो चाइना चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठेगी। चाइना ने भी डिसीजन लिया। चाइना ने डिसीजन क्या लिया? इसका रिटेलिएशन में क्या बोला चाइना ने कि हम भी क्या करेंगे, अब यूएसए को जर्मेनियम, गैलियम, देन आफ्टर ये देना बंद करेंगे। अब क्या करेंगे? ये देना बंद करेंगे। एंटीमोनी, क्या है? एंटीमोनी, याद रखना ये भी है। अब ये क्या है, चाइना ऐसा क्यों कर रही है? हर किसी कंट्री को थ्रेट क्यों देती है? ये सारे जितने भी मटेरियल है, इन मटेरियलों का ये इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं क्रिटिकल मटेरियल। क्या ये? क्रिटिकल मटेरियल। देखो आप जानते हो कि जस्ट अ मिनट, ये कितने भी क्रिटिकल मटेरियल है ना, ये चाइना इस पर मोनोपोली करके रखी है। चाइना इस पर मोनोपोली करके रखी है। जितने भी क्रिटिकल मटेरियल हैं इन पर चाइना क्या करके रखी है? अपनी मोनोपोली बना के रखी है। क्योंकि चाइना चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ दी क्रिटिकल मिनरल। तो क्या किया चाइना ने? अपना रिटेलिएशन कैसे लिया? चाइना ने बोला कि हम अब क्रिटिकल मटेरियल एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे यूएसए को। क्या कर देंगे? क्रिटिकल मटेरियल यूएसए को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो समझ लो आप मेरी बात को कि चाइना अपनी मोनोपोली बना के रखी है क्रिटिकल मटेरियल पर। और आप जानते हो कि यूएसए हमेशा इंडिया से कहती है कि आप कोई एग्रीमेंट साइन करो जिससे क्या हो कि क्रिटिकल मटेरियल का हम कुछ करें, अल्टरनेटिव ऑप्शन निकालें। जो चाइना मोनोपोली बना के रखी है क्रिटिकल मटेरियल पर और हर कंट्री को धमकी देती रहती है कि क्रिटिकल मटेरियल का एक्सपोर्ट हम बंद कर देंगे, क्रिटिकल मटेरियल का एक्सपोर्ट हम बंद कर देंगे। हर कंट्री को एक ही धमकी देती है चाइना। और चाइना ने वही करा बदलाव के लिए, अपना बदला लेने के लिए। जो यूएसए का डिसीजन था कि जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड चिप होंगी, मेमोरी चिप होंगी, लार्ज बैंडविड्थ चिप होंगी और सॉफ्टवेयर होंगे, उन पर बैन कर दिया जाएगा चाइना से जो भी आ रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ये यूएसए डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि यूएसए को शक है कि कुछ भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू हो सकता है चाइना से। समझ रहे हो मेरी बात को? यूएसए की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। अगर कोई भी इक्विपमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड इक्विपमेंट आएगा, मेमोरी चिप आएगी यूएसए के अंदर, तो ये भी रीजन हो सकता है। हालांकि ये ऑफिशियल रीजन नहीं है, कहीं मेंशन नहीं करा है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है ये कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड मेमोरी चिप क्यों बैन कर रही है यूएसए चाइना से। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना बदला लेने के लिए जितने भी क्रिटिकल मिनरल हैं, गैलियम, जर्मेनियम, दैट इज एंटीमोनी, ये सारे बंद कर दिए देना। क्या कर दिया? एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए यूएसए को। तो समझ रहे हो? तो क्या बोल सकते हैं अपन कि ट्रेड वार स्टार्ट हो गया है बिटवीन यूएसए और चाइना। अब देखो मैं आपको बताऊं, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है ट्रेड वार बिटवीन यूएसए एंड चाइना के बारे में, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। वी कैन से जो आंसर चेक करेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप तो मेंशन करके आओगे, अच्छा किसको लगेगा? जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी।
जो चेक करेगा आपकी कॉपी उसको बड़ा अच्छा लगेगा कि बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, उसको नॉलेज है ट्रेड वार बिटवीन इंडिया वो बिटवीन यूएसए एंड चाइना। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है सराहना है इसको। क्लियर? तो चलते अपन बैंक अमेंडमेंट बिल क्या है दोस्तों। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, क्या नाम है, नागेश्वरम जी, उन्होंने बोला था कि इंडिया के ग्रोथ के लिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए थे उन्होंने, और उसमें एक रिकमेंडेशन दिया था कि गवर्नमेंट जल्दी ही बैंक अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। और बैंक अमेंडमेंट बिल आ गया है, जिसमें मैंने एक या दो पॉइंट आपको बताए थे कि बैंक अमेंडमेंट बिल में क्या है, बट मैं अभी आपको थोड़ा और बताता हूं बैंक अमेंडमेंट बिल के अंदर जो जो मेन पॉइंट है, जो जो चेंजेस हो रहे हैं। तो सबसे पहला चेंजेस होगा बैंक अमेंडमेंट बिल के अंदर कि 4 नॉमिनीज होंगे। अब जो बैंक अकाउंट के 4 नॉमिनीज ऑफ बैंक अकाउंट के, जो कि बैंक अकाउंट होल्डर होगा, वो अब 4 नॉमिनीज बना सकता है। क्या कर सकता है? बैंक अकाउंट होल्डर होगा, वो अब अपने अकाउंट के 4 नॉमिनीज बना सकता है। क्या कर सकता है? 4 नॉमिनीज बना सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट डायरेक्टर, 10 इंक्रीज दी टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, increase the tenure of director of cooperative bank from 8 year to 10 year। 8 साल से 10 साल तक टेन्योर कर दिया जाएगा डायरेक्टर का। समझ रहे हो मेरी बात को? तीसरा अमेंडमेंट क्या है कि जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर ऑफ, कौन सा? डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कैन पार्टिसिपेट इन बोर्ड मीटिंग ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। क्या? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी पार्टिसिपेट कर सकेगा। क्या है? जो डायरेक्टर होगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का, वो बोर्ड की मीटिंग में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में पार्टिसिपेट कर सकेगा इस अमेंडमेंट के जरिए। देन आफ्टर बैंक प्रोवाइड दी or we can say provide the right to decide the remuneration to स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या है? अब बैंक डिसाइड कर पाएगी कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर, जो ऑडिटर होगा उसको कितना रेम्युनरेशन देना है। क्या है स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑडिटर? क्या है स्टैट्यूटरी ऑडिटर? ये क्या है? आरबीआई अपॉइंट करती है। क्या करती है? आरबीआई अपॉइंट करती है। और इसका काम क्या होता है कि वो रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो कर रही है बैंक की, नहीं कर रही। समझ रहे हो मेरी बात को? रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही बैंक, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दी स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और ऑडिट करता है बैंक की क्रेडिबिलिटी और बैंक की क्रेडिट पावर को भी चेक करता है। कौन? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कि अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। अब क्या है? बैंक को राइट होगा, बैंक डिसाइड करेगी कि कितना देना है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कितना मिलना है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट? नेक्स्ट डिसाइड किया है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम अब कर दिया है टू आरबीआई, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है, उसका रिपोर्टिंग टाइम अब बैंक 15th या फिर लास्ट डेट ऑफ मंथ को आरबीआई को देगी। पहले क्या था? इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, क्या है, रिपोर्टिंग, जो कि रिपोर्ट देगी रिलेटेड टू रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑफ द आरबीआई। इसकी रिपोर्ट जो आरबीआई को दी जाती थी पहले मंथ के स्टार्टिंग में दी जाती थी, अब उसको चेंज करके अमेंडमेंट के जरिए 15 तारीख और लास्ट डेट ऑफ द मंथ को सबमिट करी जाएगी। समझ गए मेरी बात को? समझ गए? तो ये है पूरे अमेंडमेंट आए, छोटा सा है। अब देखो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब इस पर बड़ा अमेंडमेंट पास हो जाएगा, जैन आफ्टर राज्यसभा महासभा सब जगह से पास हो जाएगा, इवन प्रेसिडेंट का भी असेंट मिल जाएगा, जब ये कानून आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? तब आपको पूरा बताऊंगा कि इसके अंदर बैंक अमेंडमेंट बिल के अंदर क्या क्या है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, होम मिनिस्टर जो कि हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने 95% जॉब रिजर्व कर दिया लद्दाख के लोकल पीपल के लिए। लद्दाख में जो लोकल पीपल हैं अब उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर 95% रिजर्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये कहानी कहां से हुई? देखो आप जानते हो कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सोनम वांगचुक के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में बताया था। ये कौन है? ये सोशल एक्टिविस्ट है। और आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, जो 3 इडियट में लास्ट में आमिर खान जो मिलता है वो इंस्पायर है इन्हीं से, वो सीन जो इंस्पायर है वो इन्हीं से इंस्पायर है। अब ये क्या है, ये स्ट्राइक कर रहे थे, इन्हें दिल्ली चलो पदयात्रा इन्हें स्टार्ट करी थी, दिल्ली चलो पदयात्रा। ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। क्लियर? दिल्ली चलो पदयात्रा इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि स्टेटहुड टू लद्दाख, लद्दाख को पहले स्टेट का दर्जा मिले। क्या मिले? स्टेट का दर्जा मिले लद्दाख को। क्लियर? देन आफ्टर एड लद्दाख इन 6th शेड्यूल, लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए, लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। देन आफ्टर अपॉइंट सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इनकी डिमांड थी, सोनम वांगचुक की। अब लद्दाख में डिमांड बड़ी तेजों से चल रही थी। अब क्या है, होम मिनिस्टर ने अलाउ कर दिया है कि जो लोकल पीपल है उनको 95% जॉब में रिजर्वेशन मिलेगा। जो भी लद्दाख में जॉब होती है उनको रिजर्वेशन मिलेगा। इसी के साथ एक और डिसीजन लिया गया है कि 1/3 सीट ऑफ हिल काउंसिल would be reserved for वुमेन। क्या है? तीसरा डिसीजन क्या, दूसरा डिसीजन क्या लिया है कि 1/3 जो सीट होंगी हिल काउंसिल की वो रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए। किसके लिए? वुमेन के लिए। और जानते हो आप कि जो हिल काउंसिल होती है इट इज रिलेटेड टू मैटर्स होती है लैंड रिलेटेड मैटर। क्या? लैंड रिलेटेड मैटर को देखती है। समझ रहे हो मेरी बात को? लैंड रिलेटेड मैटर को देखने का काम है इसका हिल काउंसिल का। इसमें 1/3 जो सीट होंगी वो रिजर्व रहेंगी वुमेन के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? अब और डिमांड क्या है इनकी और भी डिमांड है, जैसे 6th शेड्यूल कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ऐड किया जाए। अब 6th शेड्यूल में क्या है? 6th शेड्यूल में सिर्फ 4 स्टेट है। कौन कौन सी? आसाम, बीकन से त्रिपुरा, मेघालय, देन आफ्टर मिजोरम। ये 4 स्टेट है किसके अंदर? 6th शेड्यूल के अंदर। अब क्या है, 6th शेड्यूल में इन बोल रहे हैं कि लद्दाख को भी ऐड किया जाए। क्या किया जाए? लद्दाख को ऐड किया जाए। और बोला गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन भी लद्दाख में अपॉइंट किया जाए, क्योंकि जो पहले क्या है जम्मू कश्मीर के अंदर ही था लद्दाख, अब लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्या है लद्दाख के अंदर पार्लियामेंट नहीं है। और ये क्या है, हम जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लद्दाख में भी रिक्रूटमेंट करवाए। क्लियर? जॉब को जल्दी रिक्रूट कराए, जिसमें 95% जॉब रिजर्व रहेगी फॉर द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख।
देन आफ्टर अब इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी 15 जनवरी को। कब होगी? 15 जनवरी को इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी 2025 में। तब डिसाइड किया जाएगा कि लद्दाख को 6 रूल में ऐड करना है कि नहीं करना। दैट इज अ मेन मैटर दैट इज डिस्कसिंग इन द मीटिंग ऑफ द होम मिनिस्टर। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।